मैं सबसे पहले सदर प्रेस क्लब खुर्शीद साहब और मेरे भाई वजाहत अली और उनके साथ जितने यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी हैं, बिलखुसूस ईमान शाह भाई और राजा साहब, मकबून साहब और तमाम मेरे दोस्त अहबाब और आप गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में आपने मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ यकीनन काम किया है, बड़े करीब से काम किया है। और जिस तरह से आपने पिछले 27-28 सालों से इन बर्फ़ से ढकी हुई जो पहाड़ों के बीच मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों में आपने अपनी सर्विसेज दी हैं, कोई शक नहीं है कि एक बहुत मुश्किल इलाके के अंदर और यकीनन पाकिस्तान के किसी भी सूबे में मा सवाए गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, इवन फाटा, ये वो इलाके हैं जहाँ पे प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसका कोई ज़्यादा इसको पजीराई नहीं मिली। कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं टेलीविज़न पे कि जिसकी शायद ऐसी कोई वैल्यू ना हो, ऐसी शख्सियत जो घर से निकले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने केस के लिए जाते थे या जाती थी, मैं इशारे में बात करूँगा, तो तमाम मीडिया उसके पीछे पड़ जाती घर से निकल के, यहाँ तक कि उसके कपड़े कैसे पहने हैं, उसने क्या कुछ उसके जस्चर के बारे में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मीडिया डिस्कस करता था। तो बदकिस्मती से इस इलाके में अगर बड़ा डिज़ास्टर भी आता है तो हमें कोई कवरेज नहीं मिलती। अब वाहिद ये प्रिंट मीडिया है और चंद अखबारात हैं जिन्होंने आँख कान बाजू बन के आपने गिलगित बल्तिस्तान को जो सर्व किया है, मैं तो ये समझता हूँ कि आपने गिलगित बल्तिस्तान को एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया है बैनुल अक़वामी सतह पे और नेशनल लेवल पे, दोनों सतह पे। तो ये आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सियासतदान और जर्नलिस्ट का, सहाफ़ी का एक चोली दामन का जो साथ है। यकीनन सियासतदानों ने अपने उस मुफाद की खातिर आप लोगों के साथ वो आपकी जो चीज़ें एड्रेस करनी थी शायद नहीं की होंगी। हम भी नए हैं, बुलंद बांग दावे करने नहीं आए हैं, ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। इंशाअल्लाह ताला मिल के एक दूसरों के साथ कि इस वक्त की सूबाई हुकूमत, सहाफ़ी बरादरी और फिर अखबार के जो मालकान हैं और बिलखुसूस आपका ये जो जीबी का जो प्रेस फाउंडेशन एक्ट जो नंबर 1 पॉइंट पे आपने लिखा है, ये वो सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो 8-9 पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं आपके साथ कोशिश करूँगा अपना इनपुट दे दूँ गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो एक्ट है, इंशाल्लाह फर्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के साथ आज वादा करता हूँ कि इसको हम अप्रूव करवा देंगे। और गवर्नर साहब, क्योंकि कंसर्न 1-2 बंदों से कल मेरी बात भी हुई है मुतल्लिका, तो ये हो जाएगा, छोटी सी बात है, ये आपका हक है। ये एक्ट मंजूर होगा और आपका ये प्रेस फाउंडेशन जो है, इससे आपका ये पूरा जो आपकी जो बिल्डिंग है, मैं जो समझता हूँ ये वाली बिल्डिंग नहीं, मतलब आपके जो दिमाग के अंदर जो एक बिल्डिंग है वो मज़ीद मजबूत हो जाएगी इंशाअल्लाह इब्तदाई तौर पे। और उसके बाद जो आपने उसकी बात की है, ग्रांट है फॉर मीडिया पर्सनल्स, सहाफ़ियों के लिए,
اور پریس کلب کے لیے ابھی میں کوئی آپ کو اعلان نہیں کروں گا کہ اتنا گرانٹ دیں گے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو کل کو آپ ہی کے کیمرے کے تھرو اور صحافی بھائی اس کو یاد دلا کے بڑا مشکل کر دیتے ہیں۔ تو منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، فائنانس منسٹر صاحب، انشاءاللہ ہم دونوں اس پروگرام کے بعد، چونکہ یہ ہمارے علم میں اگر کل آ جاتا، تھوڑی بہت ہم اسٹڈی کر لیتے، تو آج ہم اپنے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ بیٹھتے، ڈسکس کرتے بہت ساری چیزوں کا جو ہے، کیونکہ ایکٹ کے بارے میں مجھے تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ایک چھوٹے سے لکونے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اس کی کریکشن کے لیے ڈیفر ہوا تھا، تو یہ تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے فاروق صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کل ان کے سیکرٹری صاحب سے اور سیکرٹری لا سے بہرحال جو باتیں ہوئی ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو گرانٹس کے لیے انشاءاللہ اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم پروفیشنل اور گراس روٹ لیول کے سیاسی ہیں، اور یقین کریں ایمانداری کے ساتھ الیکشن لڑے ہیں، بڑی ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے گھر گھر جا کے ووٹ لیا ہے، اور اسی ایمانداری کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کو خود پتہ چلے گا، وقت آپ کو بتائے گا کہ واقعی پچھلے ادوار کی دونوں جو حکومتیں ہیں ان میں اور ابھی کی اس حکومت میں، بالخصوص آپ کے پریس کلب اور پھر اس کے علاوہ جتنی آپ کی صحافی برادری ہے، جرنلسٹ ہیں، اخبار کے مالکان ہیں، بہت ساری چیزوں سے میں خود بھی واقف ہوں، کیونکہ آپ ہی لوگوں کے ساتھ بڑا وقت میرا ذاتی طور پہ بھی گزرا ہے۔ تو یہ جو گرانٹ ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ اچھی امید رکھیں گے، اتنا میں کہوں گا اس پہ۔ اور نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورز کے لیے میں انشور کرتا ہوں کہ میں سول بیوروکریسی سے، پولیٹیکل اپنے سینئر سے، چیف منسٹر صاحب سے مل کے آپ کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورز کے لیے ہم پورا میں ایفرٹ لگاؤں گا، یہ بھی میرا وعدہ ہے، کیونکہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسے ممالک کی طرف بھی جانا چاہیے جہاں پہ حالات خراب ہیں، جہاں پہ مطلب اندرون خانہ کچھ ممالک ایسے ہیں دنیا میں جہاں خلفشار ہے۔ آپ امریکہ اور لندن کی نہ سوچیں، آپ ادھر جائیں جہاں پہ حالات خراب ہیں، وہاں آپ جا کے کچھ اسٹڈی کریں۔ میری مطلب ہے، میں ممالک کا نام نہیں لیتا، بہت سارے ایسے ہیں، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی بس بات صرف اتنی ہے کہ وفاق سے جو پیسہ آتا ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ پیسہ اگر ایمانداری کے ساتھ ڈسبرس ہو، پہنچے نچلی سطح میں، اور اس میں بیچ میں کوئی کھانے پینے والا نظام نہ ہو، اور یہ آپ کی اس کیمرے کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ کھانے پینے والا نظام میری دونوں منسٹریز میں نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہوتا رہا ہے سو ہوتا رہا ہے، یہ کلیئر ہے، یہ میں واضح کرتا ہوں، کیونکہ میں بس اس سے آگے میں بات نہیں کروں گا۔ وہ وقت بتائے گا کہ پیسے کون کھاتا ہے، جنہوں نے کھایا ہے اس سے کیسے نکالنا ہے۔ اور پھر پریس کلب کے لیے گرانٹ پرسنلی طور پہ میں اپنی جیب سے ادھار نہیں، نقد 1 لاکھ دے کے جاؤں گا آپ کے سامنے، اپنی جیب سے میں نقد لے کے بھی آیا ہوں، اسی لیے کہ یہ پھر وہ بات نہ ہو کہ انہوں نے اعلان کیا تھا، ذمہ داری کسی اور نے اٹھائی تھی، تو یہ میری جیب سے ہوگا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اب یہاں بیٹھ کے میں ہوا میں تیر نہیں چلاؤں گا۔ یہاں پہ پی آئی ڈی کے بیٹھے ہیں، منسٹر صاحب فائنانس کے بیٹھے ہیں، پھر ایک سسٹم ہے اس کے اندر ان ہو کے، تو اس کے لیے جو پرماننٹ بیسس پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مجھے پتا ہے پاکستان کے مختلف صوبوں کے جو سینٹرل پریس کلبز ہیں ان کے لیے بڑے کروڑوں کے حساب سے ان کے فنڈز ہیں، اور یہاں پہ اگر نہیں ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو 15-20 لاکھ روپے جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے، یہ سال کی ہے سر، بہت کم ہے، بہت کم مانگا ہے آپ نے، یقین کریں۔ ہم ایسے ہی چیزیں پیسے اڑاتے ہیں غلط چیزوں کے اوپر، گاڑیوں کے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے اوپر ہم
तबाही कर देते हैं, सीधी सी बात है। तो 20-30 लाख रुपए साल में इस प्रेस क्लब को देना कोई बड़ा सौदा नहीं है। मैं कन्विंस करूंगा इंशाअल्लाह ताला, बॉस बैठे हैं, ये अपने डिपार्टमेंट से किसी न किसी तरह देंगे, हम इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर हैं। और आपने इंक्वायरी की बात की है, एलोकेटेड बजट होता था जो उसको मेरे ख्याल से कट लगाया है, वो अगर कोई ब्लैक एंड वाइट में कुछ चीज़ें हैं तो आप मुझे प्रोवाइड करें, मैं थोड़ा सा उसको खुद पर्सनली देखूं कि आप हाँ वो चीज़ें देखें, ये क्यों कटा है उसके ऊपर ज़रा बात हम करें कि उसको कैसे रीइंस्टेट करना है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आप पॉजिटिव मेरी तरफ से जवाब ले लें। सेहत कार्ड्स के हवाले से आपने बिल्कुल 100% कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस शायद आपने नहीं रखा है उसमें। लाइफ इंश्योरेंस भी थी, वो फाइल भी इनकी तरफ से गई है, लेकिन अभी पढ़ा था आपने लाइफ इंश्योरेंस का? अच्छा ठीक है, बस ठीक है। आप हमेशा रिस्क में होते हैं, सफ़र के दौरान भी रिस्क है, फिर आप उस मॉब के अंदर जाते हैं वहाँ भी रिस्क है। टेलीविजन्स में हमने देखा है बड़े सहाफ़ी मतलब उनकी शहादतें भी हुई, उसके प्रोग्राम के दौरान मतलब ऊपर वो बड़े वाले उसके कैमरे से DSNG के उधर से भी गिरते हुए और मरते हुए हमने देखा है। तो ये बिल्कुल लाजमी तौर पे आपका लाइफ इंश्योरेंस मस्ट है, होना चाहिए। उस पर भी मेरी पूरी एफर्ट होगी और जान लगा के और जान लड़ा के आपके लिए ये करवा देंगे इंशाल्लाह। फिर ट्रैवलिंग के हवाले से चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी सहाफ़ी बरादरी जो ट्रैवलिंग करती है यहाँ से इस्लामाबाद या कराची जहाँ भी, तो आपके लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए। कितने होंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 200-250 बंदे होंगे, तो जायज़ डिमांड है। इस पर भी मेरी उनसे बात होगी, उसके बाद उनको कन्विंस करके ये चीज़ करके मैं नेक्स्ट टाइम आपके सामने बैठूं, ये जो पॉइंट्स हैं और ज़्यादा मज़ा हो। उसके अलावा मीडिया कॉलोनी, हाँ ये भी पूरे मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में ये इंसेंटिव्स लोगों को मिली हुई हैं, तो वाई नॉट फॉर गिलगित बल्तिस्तान। इसके लिए हमारे पास बैरन लैंड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई बड़ा सौदा नहीं है या फिर उसकी बात नहीं है कि 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 100 कनाल ज़मीन भी जो ऐसी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी ज़मीनें, तो उस पर आपको प्लॉटिंग करके आपको मकान ख़ुद बना लें, ज़मीन आपको अलाट हो, इस पर भी असम्बली के अंदर हम कोई बिल लेके जाएं और हमारी जो कैबिनेट है, कैबिनेट के सामने इसको कन्विंस करूं तमाम अपने दोस्तों को कि ये इनका बेसिक राइट है, हम दे सकते हैं, क्योंकि ज़मीन सब अल्लाह की है और आपको हम दें तो मज़ीद आपको एक एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, एक आपको उम्मीद होगी कि यार हमें हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चूँकि माँ के मानंद होती है, बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है, इसी तरह रियासत अपनी आवाम को पालती है। तो यही चीज़ें हैं, इंसेंटिव्स दे के रियासत अपने उसको वो करती है। और फिर आपने टूर्स का कहा है, लाहौर अभी आपने अनकरीब जाना है, उसके लिए इमीडिएट तौर पे आज और कल में मैं जिन से मिलना है, मिल के आपके लिए जितना कुछ कर सकते हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह। और नाटकों से बात करेंगे, बिल्कुल आपको एक हाइश दे देंगे, वो ऐसी तोहफ़ों में दे देते हैं तो आपको जायज़ काम के लिए क्यों नहीं देंगे। उसके बाद फिर बाबा रहवान साहब ने जो अनाउंसमेंट किया है, उसके लिए गवर्नर साहब से मिलना पड़ेगा, ज़िम्मेदारी उनको दी थी, उनसे मिल के इंशाल्लाह मैं वो करूँगा। तो मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का और सीनियर्स जो जर्नलिस्ट हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी इस प्रेस क्लब में आए, जब भी अखबार को उठा के देखा, हमें आज 12-13 साल जो जहद मुसलसल की सियासत में
इस मकाम तक हम पहुँचे हैं तो अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की स्ट्रगल के बाद आपके उस कलम और आपके उस कागज़ को आपने जब जब हमें तरजीह दी, हमें प्रायोरिटी दी और आज इस मकाम पे हम पहुँचे। मैं ये अहम बात जो दिल से निकाल के आपको कहना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त हम वज़ीर बने और मैं पहली दफ़ा किसी सरकारी गाड़ी में बैठा तो बैठते साथ ही मैंने एक चीज़ मेरे जहन में क्लिक हो गई कि आज मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जो पलक झपक में आना है। 5 साल कोई बड़ा वक्त नहीं होता। 2 इलेक्शनों में 5-5 साल का मैं खुद गुजार के ये तीसरा इलेक्शन जिसमें 15 साल गुजरे। तो ये गाड़ी भी चली जानी है, ये सीट भी चली जानी है, सब उधार है। इंसान ही अगर उधार है इस दुनिया के ऊपर, और फिर ये कोई चीज़ नहीं है। मैं अपने अल्लाह से बहुत ज़्यादा खौफज़दा अभी हूँ कि मुझे जिस मनसब पे मेरी जमात ने बिठाया है, मेरी अकाउंटेबिलिटी इंसान के सामने तो बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह पाक के सामने मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी को सोच के मैंने चलना है। ये मेरा ईमान का हिस्सा है और उसके लिए मैं आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सीपेक एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होता है। यहाँ पे इकोनॉमिक जोन अभी आपका बनने जा रहा है, फिर उसके बाद दियामर डैम बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हाइड्रो के हैं 350 मेगावाट्स के, 2 के टेंडर्स हुए हैं, 2 के टेंडर्स होने अभी बाकी हैं। तो ये मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे इस खित्ते में अब आ रहे हैं। इसके लिए मेरी गुजारिश होगी कि इंटरनेशनल लेवल पे हम और आप मिल के एक सॉफ्ट इमेज कैसे दे सकते हैं। सूबे के सॉफ्ट इमेज देने की बात है। बाकी सियासी तौर पे आप जो क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर करते हैं, इंसान को माइंड भी नहीं करना चाहता है, वो क्रिटिसिज्म साथ साथ चलती है, कोई मसला नहीं है इंडिविजुअल के ऊपर। लेकिन मिन हैसुल कौम कि हम गिलगित बल्तिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज को कैसे क्रिएट करें, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हम अपनी उसको सफ़ीर बन के हम किस तरह से इसको प्रमोट करते हैं। तो इसके लिए एक सजेशन मेरी ये भी होगी कि हम सेमिनार्स कंडक्ट करवाएं, गवर्नमेंट सतह पे, जीबी में भी करवाएं, उधर इस्लामाबाद प्रेस क्लब वालों से मिलके उसके लिए भी हम कोई फ़ंड एलोकेट करवाएं, क्योंकि इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं मेरे और मनवा के पास। प्लानिंग में मैं हूं और फाइनेंस में ये है, तो ये 2 बड़े इंटरलिंक होते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कन्वेंस अपने डिपार्टमेंट्स को करके आपके लिए ऐसे ऐसे सेमिनार्स जिसमें जो आप करते रहते हैं सरीना में मुख्तलिफ इवेंट्स आपके यकीनन हम देखते हैं हो रहे हैं, गवर्नमेंट सतह पे भी हमारी तरफ से भी उसमें कंट्रीब्यूशन हो, आपकी ये सारी चीज़ें हों, वो आपसे कुछ सीखें, आप उनसे कुछ सीखें। तो यही ज़िंदगी का सिलसिला है कि इंसान कब्र के उस दरवाज़े तक इंसान स्टूडेंट है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों से बढ़ के एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की हैसियत से शायद आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर वो ना हो, लेकिन अगले आने वाले वक्त में आपको पिछली दोनों हुकूमतों से डबल और ट्रिपल इंशाल्लाह आप मुतमईन होंगे, ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक मिनट मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो चूँकि आप MNA होने के साथ साथ या मिनिस्टर होने के साथ साथ अपनी पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं, तो गुज़िश्ता दिनों इमरान खान साहब ने एक अपनी तकरीर में कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सेटअप के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। तो इससे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे हलकों में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि उस कमेटी से मुराद आया इसको फिर पैकेज की तरफ ले जा रहे हैं या कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से कोई कमेटी तश्कील दी जाए। बातें कर रहे हैं प्रेस क्लब में, तकरीबन घंटा लगेगा।
تھا لنیور والا جلال آباد شور سر ڈن ہو گیا سر ڈن میں 3 بجے آیا میں اور منوا دونوں آتے ہاں کمیٹی والی میں بالکل دیکھیں کمیٹی کا خورشید صاحب نے جو سوال پوچھا ہے پی ایم صاحب نے یہاں پہ کمیٹی اناؤنس کیا ہے اور یقیناً ایک بہت بڑا فیصلہ ہو رہا ہے جو اخلاقی طور پہ ہو چکا ہے اناؤنسمنٹ جس کو کہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے بڑی حکومتیں دیکھیں بڑے وزرائے اعظم دیکھے کہ بلنٹلی کسی ملک کے چیف ایگزیکٹو نے سربراہ نے اسکرین کے سامنے لوگوں کے سامنے کہ ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے جا رہے ہیں کسی نے نہیں کہا تھا ایسے ہی دبے الفاظ میں کمیٹیاں بے شک بنتی رہی ہیں اب جب تمام سٹیک ہولڈرز جس میں یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں اور پھر فوراً ہمارا آفس ہے اس سے ہٹ کے تمام سٹیک ہولڈرز جو پاکستان میں ہیں ان سب کو آن بورڈ رکھ کے ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ گلگت کو 5واں عبوری آئینی صوبہ دے دیں اب ظاہر ہے میچورٹی کی طرف جانا ہے ڈاکومنٹ بنے گا اور آپ کا سوال آپ نے آدھا پوچھا ہے میں پورا کر کے دے دیتا ہوں شاید آپ سرتاج عزیز کی اس کمیٹی کی بھی بات کرنا چاہ رہے ہوں گے جی وہ جو کمیٹی کے جو وہ ہیں اس کے سفارشات وہ بہت بہترین سفارشات ہیں بالکل بہترین ہیں اس میں دیکھیں ان سفارشات سے آج کے دن تک کوئی 3 سے 3.5 سال گزرا ہے اب 3 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ اب کی جو کمیٹی اسی چیز کو مزید اندر جا کے ایلوبریٹ کر کے کچھ چیزیں اور بہتر ہوں گی جس کی آپ امید رکھ سکتے ہیں اور ڈاکومنٹس تیار ہوں گے پھر قومی اسمبلی میں بل پیش ہوگا وہاں پہ ووٹنگ ہوگی تمام پولیٹیکل پارٹیز تمام جماعتیں اس کو ووٹ کریں گی اور اکثریتی رائے کے اوپر منظور ہونے کے بعد پھر سینٹ سے پاس ہو جائے گا اور آپ کا یہ صوبہ بنے گا تو یہ اپوزیشن کی جماعتیں اس کمیٹی کے اس لفظ کو نیگیٹو میں لے کے اخبارات میں بیانات دیتے ہیں جس کا میرے خیال سے صرف بیان کی حد تک ان کی سوچ ضرور ہو سکتی ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کنونسڈ ہیں فیصلہ ہو چکا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے دیٹس اٹ امتیاز سر لیکن ایک اپنی انفارمیشن اور نالج کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے ظاہر ہے اس کی تشکیل کے کافی دن ہوئے ہیں کوئی انہوں نے سوچا ہوگا بیٹھا ہوگا کوئی میٹنگ کی ہوگی یہ جو ایک آپ کا فیوچر پلان یا جو ڈیولپمنٹ جو آپ کا اسٹریٹجی ہوگی وہ کیا ہوگی کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے آنے والے جون تک ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے انہوں نے مختص کر دیا ہے تو ابھی کیا ایسے میں آپ کی جو حکومت ہے نان ڈیولپمنٹ میں تو کٹوتی نہیں کر سکتی کنوائے پرنسپل اور مینٹیننس ہے اب ڈیولپمنٹ نہیں رہ جاتا ہے جس میں آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں ریویزٹ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ جتنی GDP پچھلی دفعہ جون میں منظور ہو گئی تھی اس کو تبدیل کریں گے ان ترجیحات کو یا اس کو نئے ایک بجٹ لائیں گے ایک اسمبلی میں اسی کے ساتھ ایک اور احتجاج میرا ذاتی طور پر یہ ہے کہ جب بھی یہاں پہ وزیر اعظم آتا ہے تو میڈیا کو کی تعریفیں تو ویسے اس طرح کی محفل میں تو کی جاتی ہے لیکن امراً دل سے قبول نہیں کیا جاتا اس کا مثال یہ ہے وزیر اعظم آیا 6 کلومیٹر آپ نے میڈیا کو جس طرح نون لیگ والے کرتے تھے اسی طرح آپ نے بھی کیا کسی میڈیا کو وہاں پہ ایکسیس نہیں دی گئی جب تک ہمیں آزادی نہیں دیں یہ فیسیلیٹیشن ہمارے کسی کام کریں گے اس لیے پہلے ہمیں ایکسیس دے دیں اس کے بعد یہ فیسیلیٹیشن پہ ہم آپ دے دیں گے شاید ہمیں تسلی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہاں امتیاز بھائی اس میں آپ کا جو پہلا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کوئی بھی چیز ہم جلد بازی میں آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ مختلف حکومتیں آتی ہیں اپنے 100 دن کا پلان بتا کے چلی جاتی ہیں جلد بازی میں عجلت میں تو ہمارا پلان بہترین ہے جو وفاق میں ہماری جو مرکزی گورنمنٹ ہے
उनके साथ मिल के अपने तमाम ख़जाने को सामने रखते हुए डेवलपमेंट के इस प्रोसेस को तेज़ किया जाएगा। जो पिछली हुकूमत ने जितने प्रोजेक्ट्स रखे हैं, जो ऑन गोइंग स्कीमें हैं, सब के ऊपर पैसे एलोकेट हो रहे हैं और होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट सांझी है, सबकी बराबर है, वो जिस किसी गवर्नमेंट ने भी दी हो। हमारा प्लान हेल्थ, एजुकेशन, पीने का साफ पानी, ये हमारे बेसिक गिलगित बल्तिस्तान को फोकस है। और उसके बाद हमारी जो यूथ है गिलगित बल्तिस्तान की, उससे बेरोज़गारी का ख़ात्मा हम कैसे कर सकते हैं, ये 3-4 चीज़ें हैं जिस पे यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में PTI को वोट पड़ा है। उसके लिए बहुत जल्द आपको हमारा जो एक मैच्योर प्लान वो आपको हम डिस्क्लोज़ करेंगे, क्योंकि हम इस वक्त खैर इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन से पहले भी हल्कों के हिसाब से प्रायोरिटीज़ हमारी सेट हुई हैं, लेकिन उसको जनरली तौर पे पब्लिक करना वो हम कुछ ही दिनों में कर रहे हैं, आपको हम वाजे कर देंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अब यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से मीडिया को एक्सेस नहीं होता। मैं झूठ बोल के कि जी आपको एक्सेस मैं करवाऊंगा, ये गलत बात होगी। तो हमारी जो लिमिटेशंस हैं उससे आगे मेरे भी पर जलते हैं, सीधी सी बात है। अपने आप को एक वज़ीर, जितने मेरे इख्तियारात हैं, जो मैं अपने आप को समझता हूँ, मैं कागज़ भी पढ़ता हूँ, अंग्रेज़ी भी पढ़ना जानता हूँ कि वज़ीर की क्या पोजीशन है, कितना इख्तियारमंद है। सबको कंबल को देख के पाँव फैला के हम बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अलबत्ता नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह की कोई हाई सेलिब्रिटी आती है, उसके लिए पहले ही हम, चूँकि उस वक़्त हम गवर्नमेंट में नहीं थे, अब गवर्नमेंट में आ गए हैं, तो हम रिक्वेस्ट भेज के ये सहाफ़ी बरादरियों का एक्सेस उस पंडाल में, उस फोरम में हो, ये हम बिल्कुल आपके लिए बात करेंगे। मंजर साहब, जैसे आपने पहले कहा कि माजी में जो लोग रहे, इस तरह की हमारी महकमे में इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होगी, क्योंकि जिस महकमे का कलमदान आपके पास है, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग, दूसरा जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने जो पिछले 5 साल थे हमारे जो गुजरे, उसमें एक अजीब सा कल्चर डेवलप किया जो PWD और AGPR से भी बदतरीन। PWD में 12% कमीशन, इंफॉर्मेशन में 50% कमीशन, एक कल्चर डेवलप। उसमें डमी अखबार भी छपे, तमाम चीज़ें हो गई। यहाँ के जो वर्कर्स हैं, हम जैसे छोटे मजदूर लोग हैं, उनकी तनख्वाहों तक बंद हो गई, क्योंकि जब 50% डिपार्टमेंट में दिया जाए, डिपार्टमेंट कहता है कि उनमें से 50% हम एडवाइजर साहब को भी देते हैं। इस तरह की कहानियां हैं और इसका डॉक्यूमेंट सबूत मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि इसको नेट में भिजवाना है, थ्रू डिपार्टमेंट को आप भिजवा सकते हैं, नहीं तो आम शहरी लगा। इतना बड़ा जो कल्चर डेवलप हुआ है 5 साल में कि 50% पे इश्तहारात देना, छोटे अखबार को नजरअंदाज करना, या बड़े अखबार के साथ इंतकामी कार्रवाई करना कि हमारी तारीख में खबर नहीं आई, क्योंकि एक मिनिस्टर की तारीख में खबर नहीं आती। मिनिस्टर तो बना है इसीलिए आवाम से वादा करके अच्छा काम कर रहे थे, तो मेरा अच्छा काम साबित नहीं कर रहे। यार, अच्छा काम के लिए तो पब्लिक नहीं बैठी है। पब्लिक को हमने उस चीज की निशानदेही करनी है रिपोर्टर ने जो वो माजी में करा। एक क्वेश्चन ये बनता। दूसरा क्वेश्चन आपके इलेक्शंस के हवाले से है, जो पब्लिक के जहन के ऊपर है कि क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, बड़ी अच्छी आपकी पोजीशन जा रही थी चीफ मिनिस्टर के लिए, तो अचानक जो है गंडापुर साहब यहाँ से इस्लामाबाद चले गए। ये अंदर की कहानी क्या है? लोगों का बड़ा इल्जाम है कि गंडापुर साहब अब गए हैं, आइंदा 5 साल तक वो गिलगित बल्तिस्तान नहीं आएंगे, वो कुछ सरमाया भी साथ ले लगे। बहुत सारा कंफ्यूजन है पब्लिक को, उसको कैसे क्लियर करेगा? नंबर 1, शिगरी साहब, इंक्वायरी, डमी पेपर्स, ये सारी चीज़ें, मैं एक बात बड़ी वाज़े जानता हूँ कि जो मेरे सामने सहाफ़ी दोस्त बैठे हैं, ये बड़े मुश्किल से ये काम कर रहे हैं। मुझे पता है ये किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आई नो, सब मेरे दोस्त हैं। मतलब ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ये अपने घर के खर्चे भी बड़ी मुश्किल से कभी कभी पूरा करते हैं। इश्तहारात का, पेमेंट्स की रुकावट का, जो बाहर से बैठ के सुनते थे अब इंटर हुए हैं,
थोड़ा सा टाइम दें, जो आपकी बातें हैं मेरे दिलो दिमाग में भी हैं। एक बात है, मदीने की रियासत की बात करता है इमरान खान साहब हमेशा, और हमारी काबीना में इंशाल्लाह आपको उस रियासत के अंदर जो फ़लसफ़ा था वो आपको दिखेगा। कोई बैजान नहीं बचेगा जिन्होंने शरारत की है इससे पहले, और अब तो आप सोचे ही ना कि अवाम के टैक्स का पैसा जो वहाँ से आता है यहाँ लूट मार की तरफ वो चला जाए। और फिर मैंने वो बात बड़ी ख़त्म की है कि हमने अल्लाह के सामने जवाब देना है। और दूसरा जो आपका है गंडापुर साहब का, देखें दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर क्रिकेट की दुनिया में, दुनिया का सबसे बड़ा कैप्टन क्रिकेट की दुनिया में, और इंटरनेशनल लेवल पे आप लीडर्स को देखें जो एक नडर, बेबाक और सच्चा, सादिक और अमीन, इस सब मिलाएं उसका नाम इमरान खान है। उसको पता है किस खिलाड़ी को ग्राउंड के किस हिस्से में खिलाना है। मुझे जहां खिलाना था वज़ीर आज़म साहब ने, सैफुल्लाह नियाज़ी ने और अली अमीन गंडापुर ने बेहतरीन जगह पे मुझे खिलाया है। मैं बड़ा खुश हूं अपनी इस मिनिस्ट्री के साथ। मेरी पार्टी का फैसला है, मेरा बड़ा भाई चीफ मिनिस्टर बना है, और शायद मैं खुद बन जाता तो मैं अपने हलके के लिए शायद टाइम ना देता। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा बड़ा भाई चीफ मिनिस्टर बना है, छोटा भाई अपने हलके की सियासत भी जिंदा रख के चलाएगा। एक ये चीज़ है। दूसरा, पीटीआई के अंदर जो बल्ले के ऊपर जो जीते हैं, हम 2 बंदे पुराने, मैं और अमजद जैदी साहब, बाकी जो हम 10 में से जो 8 हैं वो उनको हमने ही शामिल किया था इस पार्टी के अंदर। मैं बनफ्स नफीस खालिद खुर्शीद साहब को 18-25 जुलाई के फ़ौरन बाद इस्लामाबाद में शमसलोन, अपना तारिक, शफा साहब और खालिद भाई, इन सब को मैं, जावेद मनवा साहब, उस वक़्त राजा जलाल साहब गवर्नर नहीं थे, इलेक्शन के बाद इनकी हमने शमूलियत करवाई। तो आज अगर फतेहुल्लाह भी कि मुझे वजारत सही नहीं मिली, मुझे वज़ीर आला नहीं बनाया, मैं भी अगर कहूँ तो मेरे ख्याल से मुझे फिर इस पार्टी में या सियासत में ही नहीं रहना चाहिए। बस मुझे जहाँ मेरी पार्टी ने चाहा कि ये ग्राउंड के उस फील्डिंग में ये खड़ा होगा, बेहतरीन फैसला है, दैट्स इट। बाकी ये सारे कयासाराइयाँ हैं, ये हुआ वो हुआ। ये एक मंदर साहब के सवाल पे एक बात है, नहीं एक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बनी है जो पिछले गवर्नमेंट के दौर में बनी है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सिर्फ उस एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी पे 100% अमल दरामद हो जाए तो सारी शिकायत जो है वो ख़त्म हो सकती है। वो पॉलिसी आप भी मुझे देंगे और मैं अपने डिपार्टमेंट से भी ले लूँगा। अच्छा, इम्तियाज सुल्तान साहब। थैंक यू सर। मिनिस्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि साबिक़े जो वज़रा थे साबिक़ा हुकूमत के, तो उनकी उम्मन ये शिकायत करने मिलती थी कि ब्यूरोक्रेसी हमारी बात सुनती नहीं है, हमारी बात मानती नहीं है, तो वो अपने आप को बेबस, बात मामलात में बेबस जाहिर कर रहे थे। तो आपकी क्या ऐसी तरीक़ेकार होगा और क्या कुछ करेंगे जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी आपकी सुने और वही बातें जो साबिक़ा हुक्मरान कहते आए थे वो हमें कम से कम सुनने को मिली? देखें, ये वाली बातें 4 साल पूरे करके जब 5वां साल शुरू होता है ना, उस वक्त होती हैं हमेशा, आपको खुद पता है। बस इसका यही जवाब है। ये कौन सी बात होगी कि मज़े के साथ चलते रहे, जाके 4 महीने 6 महीने रह जाते हैं, कोई इस्तीफ़ा दे के उधर जा रहा है, कोई कहता है ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं मान रहा है, कोई होम सेक्रेटरी के पीछे लगा हुआ है, कोई सेक्रेटरी वर्क्स के पीछे लगा हुआ है। तो ब्यूरोक्रेसी भी मेरे और आप में से है, पढ़ लिख के अपनी मेहनत करके उस जिम्मेदारी के ऊपर बैठे हैं। कायद-ए-आज़म का आखिरी फरमान है, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, जो सिविल इंतज़ामिया है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कायम रहेंगे। उन्होंने निज़ाम को चलाना है। लड़ाई करके मैं उनके साथ क्या करूं, क्या ज़रूरत है? मैंने अपने हलके के लोगों से वोट लिया है, उसके लिए बहुत सारी जगहों में मुझे ब्यूरोक्रेट के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा।
ایک ورکر کی حیثیت, کیونکہ میں نے لوگوں سے وعدے کیے, تو یہ تو نہیں کہ ساری کی ساری طاقت مجھے دیں بیوروکریٹ, تم میرے گھر اس پہ دروازے کے اوپر کھڑے رہو, اب میں آپ کا منسٹر ہوں, یہ چیزیں نہیں ہیں. مل کے چلیں گے. ہم چونکہ یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی اسمبلی میں لکھے پڑھے 85% آ گئے. ہم انشاءاللہ بیوروکریٹس کے ساتھ بیوروکریٹ بن کے بات کریں گے. وہ جب انگریزی بولیں گے ہم بھی انگریزی بولیں گے, وہ کاغذ کھولیں گے ہم بھی کاغذ کھول کے دیکھیں گے آیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. فافن جیسے بڑے ادارے کے اندر رہ کے سروسز دے کے آنے والے وہ ہیں, مطلب ایک ہوتا ہے نا برین, پی ٹی آئی کے اندر اس وقت برین ہے. ٹوٹل پی ٹی آئی کے پروڈکٹ میں 23 میں سے 3 پرانے ہیں, باقی 20 تو ہم نئے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ اسمبلی دیکھی ہے, اکثریت ہماری لکھی پڑھی ہے. تو ہم چاہیں گے بحیثیت حکومت کہ ہم بیوروکریسی کے ساتھ امیکیبلی اور ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف گلگت بلتستان ان کو لے کے چلیں. وہ چونکہ ہمارے ماتحت ہیں, یہ واضح ہونا چاہیے. سیکرٹری وزیر کے ماتحت ہے, چیف سیکرٹری چیف منسٹر کے ماتحت ہے, یہ قانون ہے. بٹ یہاں پہ جب کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. تمام سیکرٹریز کے اپنے پاورز, وہ اپنے پاورز یوز کریں, منسٹرز اپنے پاورز یوز کریں, اور پھر کچھ ایسی بھی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں جہاں پہ کسی نہ کسی کو تھوڑا سا صبر کرنا ہوتا ہے. وہ صبر کرنا بھی ہمیں آتا ہے. ہم نے جب 4 دن ناجائز طریقے سے ڈی آر او کے آفس میں صبر کیا تو انشاءاللہ بیوروکریٹس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایمان شاہ صاحب, آپ کی بات سے پہلے میں ایمان شاہ بھائی کے حوالے سے بات کروں. سیاسی استاد بھی ہیں میرے, اب بات کریں میں جان. ماضی کی وہ چیزیں سر, اینی وے جو سوال بنتا سر, مجھے تھوڑی سی مختلف سی نظر آئی آپ کی پارٹی. الیکشن سے پہلے بھی, اس سے پہلے بھی گورنر صاحب آئے, آپ کی آدھی حکومت رہی 2.5 سال تک. وہ گورنر سوتے شاہ کی طرف بیٹھے رہے, کوئی ان کا جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. اینی وے الیکشن ہو گئے, جیسے تیسے حکومت بن گئی سر. تو مجھے ایک چیز جو یونیک نظر آئی, ایک نئی روایت ڈال دی آپ لوگوں نے, مبارک ہو آپ کو بہت بہت. وہ روایت یہ ہے کہ جو ہارے تھے ان کو آپ نے ہار پہنائے, پارٹی کے بجائے ان کو لتر مارنے کے, ان سے کوئی باز پرس کرنے کے, ان کو کوئی نوٹس جاری کر. چونکہ ایک کوشچن میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, آپ کے ساتھ بحثیت جرنلسٹ تعلقات میں آپ اینڈ ڈاؤن آتے رہیں گے. ہو سکتا ہے ایز اے منسٹر آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ, لیکن وہ پروفیشنلی ہوگا, کیونکہ ہم ذاتی طور پر ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, آپ کے ساتھ وہ احترام والا رشتہ برقرار رہے گا. لیکن ایز اے جرنلسٹ میں آپ کی اچھی پرفارمنس پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکے اپنے اس قلم کے ذریعے اس بات کو آگے بڑھاؤں. لیکن یہ ایک میرے پہلا سوال یہ ہے, یہ جو ماشاءاللہ ایک زبردست قسم کی روایت ڈالی ہے کہ جو ہارے ان کو آپ لوگوں نے لا کے پارٹی کے اندر ماشاءاللہ زبردست قسم کے عہدے دے دیے. دوسری جو اب میڈیا میں آپ کی حکومت کو بنے ہوئے ہفتہ بھی نہیں ہوا, 5-6 دن ہو گئے, خبریں آ رہی ہیں اور خبریں ذرا مستند سی ہیں. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پروجیکٹس کی جو ہے نا وہ ٹینڈرز اسلام آباد میں ہونے شروع ہو گئے. پی ایس وی پی کے مثلاً 2-3 پروجیکٹس ہیں, میں ان کا نام چلاس کے جو 4 میگا واٹ کا ہے وہ تقریباً پہلے تو یہاں پہ ہائیڈرول کے 4 میگا واٹ کے پروجیکٹس جو ہے نا 60 اور 50 کروڑ میں بھی بنتے رہے ہیں. اب ماشاءاللہ وہ 1 ارب اور 22 کروڑ کا پروجیکٹ ہے, اسلام آباد میں ٹینڈرز ہونے جا رہے ہیں. تو کائنڈلی یہ شروع سے ہی آپ تھوڑا اس پہ نا تھوڑا بریک لگا دیں. یہ جو مدینہ کی ریاست میں ایسا نہیں ہوتا سر. مدینہ کی ریاست ہم نام تو لیتے ہیں لیکن اس پہ درجن تاری ہوتا ہے, کپ کپی سی تاری ہوتی ہے اس کا نام لیتے ہوئے, اتنا آسان کام نہیں. دوسرا تیسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جاوید علی منوا بھی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ان کی خاندانی سیاسی بہت پرانی روایت رہی ہے. ہم تو ان کو مرزا حسین مرحوم کے حوالے سے جانتے ہیں, اور جب پی ٹی آئی میں مرزا حسین صاحب آئے تھے تو پی ٹی آئی میں ایک جان ڈالی, کوئی ایکٹیویٹی نظر آئی تھی. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ شروع سے ہی جو آپ وعدے وعید کر کے آئے ہیں, اور ماشاءاللہ جس قسم کے 24 صفوں میں آپ لوگوں نے وعدے کیے, وہ
6-7 महीने बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आपने किस किस्म के वादे किए हैं। कहीं पे आपने ज़िला बना दिया, कहीं पे आपने 3000 वोटों पे 3 अरब के जो है ना वो नोट निशावर करने के माशाल्लाह ऐलानात किए हुए हैं। तो काइंडली उन ऐलानात को अपने ज़हन में रखना है। पब्लिक बड़ी शऊर हो गई है। ये जो 2015 का इलेक्शन हुआ था, इसके मुकाबले में जो 2020 का इलेक्शन था, इसमें जीबी के आवाम ने जिस मैच्योरिटी का, जिस पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, इसको आप लोगों ने सामने रखना है। और बराए करम ये जो आपने पार्टी के अंदर, आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, कि हारे हुए लोगों को तो लोग नोटिस लेके उनसे पूछते थे पार्टियों में कि आप ये सीट हार चुके हैं और यहाँ पे तमाम हारे हुए लोगों को आपने अहदे दिए। दूसरा, PSDP के प्रोजेक्ट से ये शुरुआत हो चुकी है। कहीं पे नजर आ रहा है कि खुदा न खास्ता वो जो हम कह रहे थे कि PTI की हुकूमत आएगी तो बड़ा ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट होगा, वो शुरू के हफ्ते में ही इस तरह की खबरों का मीडिया में आ जाना मेरे ख्याल में कोई लीक शुरू नहीं है। तो काइंडली इसकी तरफ पहले अपने वाले की आप खुद दे रहे, मैं दे देता हूँ, ये ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपने इतना जामे और तफसीली सवाल पूछा। उसमें आपने शुरू में जो गुजारिश की कि चूँकि हम सारे मिन हैसुल कौम रिवायती सियासत के आदी हैं, आपने जो बात की पिछले 2.5 साल की, वफाक में हुकूमत तब्दील हुई तो हमने रिवायतन यही देखा था कि गिलगित बल्तिस्तान को लास्ट कॉलोनी के तौर पे या वाइसराय जो है वो अपने पंजे गाड़ देता था। तो हमने कोशिश की कि जमहूरियत की असल रूह या परवान चढ़े। पिछली जो मुखालिफ हमारी हुकूमत थी, हमारी मुखालिफ थी, हमारा सियासी नज़रियाती इख्तलाफ ज़रूर था, लेकिन अवामी मैंडेट लेके वो हुकूमत बनी थी। तो बहुत सारे फोरम्स पे गवर्नर साहब के साथ भी और हमारे आपस में भी जब मिनिस्ट्री में ये बात होती थी तो हमारी कोशिश ये होती थी कि जमहूरियत की असल स्पिरिट को कायम रखने के लिए जो मुंतखब हुकूमत है उसको उसका काम करने दिया जाए। लेकिन हम रिवायतन जो हमारी सियासी ज़काफ़त रही है उसमें हम आदी रहे हैं कि वफाक में हुकूमत तब्दील होते ही वफाक में आई हुई हुकूमत यहाँ अपने पंजे गाड़ दे। तो इस सियासी रविश को तब्दील करने की ज़रूरत थी, जो कि न सिर्फ हमारे सहाफ़ती इदारों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों को के जो लेंस हैं उनको अजीब लगी, बल्कि हमारी आवाम को भी कुछ चीज़ों में अजीब लगी। लेकिन उसकी बुनियादी वजह सिर्फ जमहूरियत का सही मानों में इस्तेहकाम था, एक चीज़। दूसरी चीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो आपने दूसरा पॉइंट आपका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन एक नौज़ायदा जमात है गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान के सियासी उफुक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनन उस तरह से बामरूज और आपके अखबारात के अंदर जो ज़रा इब्लाग की सुर्खियों में मिर्ज़ा साहब की शमूलियत के बाद देखा गया था। लेकिन वो जो करंट था और वो जो जुनून था वो थम गया उनकी रहलत के बाद। लेकिन इस नौज़ायदा जमात को आगे लेके जाने के लिए यकीनन वर्कर की अहमियत है और उसको मलहूज़ खातिर रखना है और वर्कर को आगे लेके जाना है। तो जिन हलकों के अंदर अगर हमारे पुराने कारकुनान या अहदेदारान या हमारे जो मेंबर्स हैं वो थोड़े वोटों से हार गए हैं, तो इस पार्टी के इस्तेहकाम के लिए, इस पार्टी के उमूमी मिशन के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी था कि उनको किसी न किसी शक्ल में अकोमोडेट किया जाए। ये हमारी जो हारे हुए बंदे हैं जिनको अकोमोडेट किया। तीसरी जो आपने बात की जी कि टेंडरिंग जो है वो इस्लामाबाद में होने जा रही है, इसमें मैं ये गुजारिश करूं कि बाज़ी चीज़ों को हमें थोड़ा सा न्यूट्रल लेंस से देखने की ज़रूरत है। हम सब इस पर आप रिस्पॉन्ड कर लें। ये PSDP के जो टेंडर्स की आपने बात की है ईमान शाह साहब, पिछले दिनों 4 तारीख को हैजल का जो प्रोजेक्ट था उसका टेंडर गिलगित में ही हुआ है। शायद आप सबको पता होगा, आप पता कर लें इस बात का। बिल्कुल, ये गिलगित में ही हुआ है, 4 नवंबर को हुआ है। ये गलत बात है कि तमाम टेंडर्स उधर होते हैं, क्योंकि ये बात गलत है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ समझने वाली जो बात है, PSDP के प्रोजेक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट देती है, ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो नुमाइंदा होता है जिसको आप प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर कहते हैं, वो कश्मीर अफेयर्स का सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी नहीं होता। अब पैसा फेडरल गवर्नमेंट का हो, प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का हो
اور میں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یہاں پہ بیٹھے اور ٹینڈر یہاں پہ ہو، یہ تھوڑا سا سمجھنے ٹیکنیکل چیز ہے. میں آپ کے کہنے سے پہلے میں تیاری کر کے آیا ہوں، چونکہ جب بندہ گورنمنٹ میں ہوتا ہے کچھ اور باتیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ سے جب باہر چلا جاتا ہے تو ٹھوک کے بیانات دینا بڑا آسان ہوتا ہے. تو یہ تھرو DWP اور تھرو P&D اور اس پروجیکٹ کا جو PD ہوتا ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر پلس آپ کا چیف سیکرٹری، سب ملا کے یہاں سے وہ ٹینڈر ہونے کے بعد اس کی ڈاکومنٹیشن بن کے پلاننگ کمیشن جاتا ہے. یہ ایک کلیئر چیز ہے. دوسرا جو آپ اس وقت جو محسوس کر رہے ہیں یا خود آپ نے محسوس کیا کل پرسوں میں اور آج کے اخبار میں بھی کہ جی تمام ٹینڈرز جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوں گے، تو اس کا لٹرلی جواب یہ ہے کہ جو فیڈرل کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کی مرضی ہے کہ وہ ٹینڈر اسلام آباد کرواتا ہے یا اپنے PD کو اس پروجیکٹ کے کہتا ہے کہ جی جا کے گلگت میں کریں. ایک تو یہ چیز کلیئر ہے. دوسرا آپ کے اس سے یہ جب بیان آیا تو ہماری آپس میں بات ہوئی، ہم انشاءاللہ اس پروسیس کو بھی یہاں شفٹ کروائیں گے. یہ ہمارا ارادہ ہے کہ یہ والی بات بھی کوئی نہ کر سکے کہ جی ادھر ہوتا ہے تو کون سا وہاں ہونے پہ بس لوٹ ہو گئی، مار ہو گئی. بس صرف ٹینڈر کا ابھی تک تو ہوا نہیں ہے. 4 تاریخ والا ٹینڈر بھی یہ غلط بیان تھا ان کا کہ یہ ادھر ہوا ہے. میں نے خود ڈپارٹمنٹ سے کلیئر کیا سر کہ یہ ٹینڈر گلگت میں ہی ہوا ہے، اور جو کمیٹی کے ممبران تھے میں نے خود ٹیلی فونک آج صبح پتہ کیا کہ کیا یہ ٹینڈر گلگت میں ہوا. انہوں نے کہا کہ جی میں خود کمیٹی کا ممبر ہوں اس ٹینڈر کی، گلگت میں ہی ہوا ہے. کر کے اس کو کنسولیڈیٹ کر کے ہم نے اسلام آباد بھیج دیا ہے چونکہ PSDP کا تھا. تو یہ تھوڑا سا وہ غلط پروموٹ کرنے کا ایک سلسلہ ہے، باقی ایسی کوئی بات نہیں. یہ جو پوائنٹ نمبر 1 آپ نے خود ہی آپ تیاری کر کے آئے ہیں تو اس کی خبر بھی اخبار میں چلی ہے، تو میرا خیال ہے تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دیں. سر کون سا؟ جنگلات میں ہاں، تعیناتی کے حوالے سے FC کی تعیناتی گلگت بلتستان کا جو جنگل ہے ہم سب کے لیے اہم ہے. یہ اخبار میں بیان تھوڑا سا انہوں نے مروڑ کے پیش کیا ہے کہ FC کو بلوایا گیا ہے. ایک سنگل FC اہلکار کوہستان کا جو حدود ہے کراس کر کے گلگت بلتستان انٹر نہیں ہوا ہے. جو ود ان گلگت بلتستان FC کے اہلکار ہیں انہی کو ڈپلائی کیا ہے. یہ بہت میں اس کی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں. اب تاثر دیا جا رہا ہے کہ FC کو بلوایا ہے، مزید یہ کیا ہے وہ کیا ہے. ہاں اگر 50 100 200 FC کو بلوا لیتے پھر میرے اور آپ کے خزانے کے اوپر بوجھ بنتے وہ کہ جی کیوں بلوایا ہے. ہمارے آلریڈی یہاں پہ کیا کم ہے GB اسکاؤٹس ہے ہمارے پہ. ایون فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہی ہے 20,000 کے بجائے 40,000 تنخواہ دے کے اسی کو آپ کہو جی بیریئر کے اوپر ڈیوٹی دے. تو یہ بالکل سر غلط ہے کہ FC کو مزید بلوایا ہے. اخبار کا تاثر یہ کہتا ہے کہ FC کو آپ نے تعینات کیا ہے، مزید ڈپلائی کیا ہے. ایک بھی نہیں آیا ہے. کوئی ہے اپوزیشن والا ہمیں ثابت کرے، اس کا جواب پھر ہم دیں گے. جی سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے آپ کا طارق صاحب. سر میں ایمان شاہ صاحب کے سوال کو زیادہ بڑھاتے ہوئے بات کروں گا کہ ابھی تقریباً ہفتہ ہو گیا آپ کی حکومت بنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انعامات ہیں لوگوں کو وہ ملنے شروع ہو گئے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور تنقید کی جا رہی ہے سخت آپ کی حکومت پہ. پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے 1 لاکھ بوری گندم جو ہے وہ اس کا اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے، اور وہ یہاں پر پہنچائی بھی گئی مختلف جگہوں پہ. بینر لگا کے آپ کے پارٹی کا بینر لگا کے عمران خان صاحب کی تصویر بھی اس میں لگا کے وہ جو ہے جاری کیے گئے. بعد میں اضافی 1 لاکھ بوری کا اعلان کیا تھا، وہ ابھی کاٹ دی گئی ہے. 1 لاکھ بوری اضافی نہیں مل رہی، 14 لاکھ مل رہی ہے. ابھی جو انہوں نے اپلائی کی تھی دوبارہ جو یہ دسمبر کا کوٹے کی اس میں کاٹ دی گئی ہے 1 لاکھ بوری. دوسری چیز یہ کہ میں جواب دے دیتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ جو ہیلتھ کے ملازمین ہیں ان کو ایک مستقل جو آپ کے اقتدار سنبھالنے ان کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا. ان کو کس بنیاد پہ فارغ کیا گیا، کیا وجوہات تھی،
اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان مہدی شاہ صاحب کے خلاف نیب نے جو ہے وہ نوٹس بھیجا ہے یا تحقیقات شروع کر دی ہے. کیا صرف مہدی شاہ صاحب کو نشانہ بنایا جائے گا یا کسی اور کرپٹ شخص کے خلاف بھی نیب کارروائی کرے گی؟ اچھا، یہ جو 1 لاکھ جو پیکیج آیا تھا یہ کرونا کے حوالے سے یہ پیکیج آیا تھا. یہ سب سے پہلے کلیئر ہو جائے سارے. یہ کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا پرماننٹ بیسس پہ. کرونا کی وجہ سے مشکلات زیادہ بڑھ گئیں اور یہاں پہ حقیقت میں دیکھیں تو گلگت بلتستان میں آٹے کا گندم کا بحران ہے، کمی ہے، آبادی بڑھ گئی ہے اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ میٹ نہیں کر پا رہا ہے اور مائگریشنز بھی زیادہ ہوئی ہیں. اس وجہ سے کمی بالکل ہے. یہ کرونا کا پیکیج تھا. اب کوئی اگر الیکشن کا پیکیج سمجھتا ہے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، بلکہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کرونا کا پیکیج تھا. اور ہیلتھ کے جو امپلائز نکالے گئے ہیں ان کے آرڈرز کو ذرا آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں. میں کہتا ہوں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ آپ کی ہونی چاہیے. اس کے اوپر 90 days لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپائنٹ ہی 90 دنوں کے لیے ہوا، بلکہ 89 days لکھا ہوا. اب تھوڑا سا ڈیپ پہ جائیں گے، بہت ساری چیزوں کا جواب آپ کو خود ملے گا. جو سچائی کی باتیں کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پرماننٹ امپلائز کو نکالا ہے، نیور. 89 days کے لیے ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے فار کرونا پرپز، ان کی سروسز لی گئی ہیں. اب یہ ضرور ہے کہ ہم ان کے لیے یہ انشاءاللہ کام کریں گے کہ انہوں نے مشکل ٹائم جو ہے کرونا کے اس پہ انہوں نے سروسز دی ہیں. اب جیسے ہی پوسٹیں ہیلتھ میں ویکنٹ ہوتی ہیں انہی کو پرائرٹی بیسس پہ انڈکٹ کیا جائے. یہ ان کا اخلاقی حق بھی بنتا ہے. اس کے لیے ہم تیار ہیں، ہم آواز اٹھائیں گے. نیب کا مہدی شاہ صاحب کا شاید حفیظ الرحمان صاحب نے بھیجا ہوگا. پرانے کیسز اب زندہ ہو رہے ہیں. ہم نے تو نہیں بھیجا. ہم تو کل آئے ہیں. ہم نے نہیں بھیجا. جی سر، یہ بجلی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو لانگ ٹرم پالیسی ہے وہ نظر آتا ہے. ابھی شارٹ ٹرم بھی بتاتا ہوں آپ کو. بھی ہے جو شارٹ ٹرم آپ کی کیا پالیسی ہے سر اس وقت لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے؟ بلکہ ایک شارٹ ٹرم ہے، میڈیم ٹرم ہے اور لانگ ٹرم ہے. لانگ ٹرم آپ نے خود جواب دے دیا. میڈیم ٹرم کی طرف آتا ہوں. گلگت بلتستان کے جتنے ڈسٹرکٹس ہیں اور ڈسٹرکٹس کے اندر نالہ جات سے ہمیں بجلی ملتی ہے نا، نالوں سے بجلی ملتی ہے، کیونکہ رن آف دا ریور میں فار دی فرسٹ ٹائم ایک پروجیکٹ بننے جا رہا ہے. شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم میں 40 مائکرو پاور ہاؤسز جو کے پی کے کی گورنمنٹ اس ایکسپیریمنٹ میں کامیاب ہوئی. چترال، یہ دیر، جا کے یہ جو مالاکنڈ ڈویژن کا جتنا بھی علاقہ ہے، پچھلے ٹینیور کے 5 سالوں میں انہوں نے مائکرو پاور ہاؤسز بنوائے. 100 kVA 200 kVA 300 kVA کے بالکل مائکرو والے. تو ایک گاؤں کے لیول پہ، مطلب جس گاؤں میں 300 گھرانے ہیں اس کے لیے 100 kVA کا کافی ہے. وہ ہمیں 40 مل رہے ہیں. 40 اور 1 سال میں ایک پاور ہاؤس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. چھوٹا سا ایک ہال بنانا ہے، ٹربائن آتا ہے، ٹربائن فکس کرنا ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے. ایک اپروکسیمیٹلی ایسٹیمیٹ کے مطابق 2 سے 2.5 کروڑ پہ ایک پروجیکٹ تیار ہوتا ہے. سستا بھی ہے، بجلی بھی اچھی ہوتی ہے. یہ میڈیم ٹرم ہے. شارٹ ٹرم جو ہے، جو آج کل لوگوں کو بالکل بجلی کے اوپر بڑی پریشانی ہے، اس کے لیے تھرمل کے اوپر ہم بیٹھیں گے. کابینہ کا ہمارا اجلاس ود ان 3 or 4 days ہونا ہے. اس کابینہ کی میٹنگ میں ہم فیصلہ انشاءاللہ کریں گے. اسپیشلی جو ہمارے ڈویژنز کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، گلگت ڈسٹرکٹ ہے اور پھر سکردو ہے، اس کے بعد چلاس ہے، جہاں پہ حکومت کی مشینری کام کر رہی ہوتی ہے اور زیادہ تر مائگریشنز ان 3 جگہوں پہ ہیں. ہم تھرمل کے اوپر کوشش کریں گے کہ جنریٹرز کو تیل ملے اور وہ تیل ایمانداری کے ساتھ استعمال ہو جو نہیں ہوتا. اس سے پہلے اس کے اوپر تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس کر کے ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا تھرمل کا ہمارے پاس جنریشن موجود ہے اس کو ہم یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے. فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اس کی اسسٹنٹ چاہیے ہوگی اس ٹائم پہ.
एक मिनट थर्ड लास्ट क्वेश्चन होगा वकार का। वकार मेरा बुनियादी सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत होना है। 1948 में भी एक फैसला हुआ जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत की जानिब से एक मुआहदा हो गया जिसको 1949 का मुआहदा कहा जाता है। उस मुआहदे के तहत जो है पाकिस्तान अभी गिलगित बल्तिस्तान में कंट्रोल कर रहा है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक। तो ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान के पास क्या इख्तियार है कि मेरे खित्ते के हवाले से मेरे बारे में फैसला करें, मेरे फैसले के मुताबिक। दोस्त आपका नाम क्या है? वकार। वकार का सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे खित्ते के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 24 के हाउस में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हमारे ही खित्ते के लोगों ने भेजी। मेरी गुजारिश सुन लेना। अभी मैं सवाल किया चले दोबारा ले। गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। यहाँ से एक करारदाद पास होता है 2009-2015 की जो चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करते उस वक्त ये करारदाद पास हो गया कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाए। अब यहाँ पर प्लान ये हो रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल का जो टेन्योर है वो 3-4 महीने के बाद पूरा हो रहा है। उसके बाद फिर पैसों के बलबूते पर आप लोग अपने जो है वो नुमाइंदों को लाएंगे कौंसिल में, उनके जरिए एक ऐसा फैसला करेंगे जो यहाँ की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कोई सुदमंद साबित नहीं होगा। मेरा कहने का मकसद ये सवाल क्या है आपका? खदशा है। मेरे खित्ते का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों। मेरी गुजारिश सुन लेना। भी आपने कमेटी की बात की। पहली चीज़ तो कमेटी के ऊपर जो अबहाम है, कमेटी सरताजीज़ कमेटी थी, उसकी सिफारिशात मुरतब की गई और वो तकरीबन अक्रॉस पार्टी अक्रॉस स्टेक होल्डर सबके लिए काबिल कबूल वहाँ पे सिफारिशात मुरतब की गई थी। अब जिस कमेटी का तज़किरा हुआ है, इस कमेटी ने लेजिस्लेशन की मॉडलिटीज़ तय करनी है कि हम लेजिस्लेशन का बिल ड्राफ्ट करेंगे, उसमें यकीनन हमारा भी इनपुट होगा। लेजिस्लेशन की मॉडलिटीज़ तय करनी है कि ड्राफ्ट कब बनेगा, कैबिनेट से कब अप्रूव होगा, लोअर हाउस में कब जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी में कब जाएगा, वापस हाउस पे काम होगा, पूरी टाइम लाइन पे काम होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने गुजारिश की कि एक पूरी क्रोनोलॉजी बताई जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है गिलगित बल्तिस्तान का, उसमें आपकी सारी बातें जायज़, आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को आइनी दायरे में शामिल करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों ने मुतवातिर औकात में 6 दफ़ा मुत्तफ़िका करारदादें मंजूर करके वफाक को भेजी हैं। मुत्तफ़िका करारदादें 1994 की कानूनसाज काउंसिल थी, कानूनसाज काउंसिल, उसके बाद 2007 की नॉर्दर्न एरियाज़ लेजिस्लेटिव असम्बली, उसके बाद गवर्नेंस ऑर्डर 2009 के तहत मुंतखब होने वाली कानूनसाज असम्बली, अब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली बन गई है हमारे जो गवर्नेंस ऑर्डर 2018 के मुताबिक। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि यहाँ पे भेजने वाले जो नुमाइंदे हैं वो भी इसी कौम की आवाज़ है। हमें भी अवाम ने मैंडेट दे के हाउस में भेजा है, तो हमारे पीछे भी यहाँ पे तमाम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके पीछे अवाम का मैंडेट मौजूद है। तो यकीनन इस फ्लोर के ऊपर से भेजी जाने वाली करारदाद इस कौम की आवाज़। इतिहास साहब सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा फतहुल्लाह साहब, मेरे 2 सवाल है खजाना साहब से और एक आपसे। ये सियाहत के हवाले से खान साहब का विजन जो है क्लियर है, गिलगित के अंदर भी कुछ ऐसे मकामात है जो अभी तक दुनिया के नजरों से ओझल है, उनके लिए आप कैसे इकदाम उठाएंगे? दूसरा, वज़ीर खजाना साहब बता दें कि खजाने की पोजीशन क्या है, खाली किया गया है या खजाने में कुछ तोहफे में है आपको? देखिए, मैं पहला शॉर्ट बता देता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ की ज़मीन, यहाँ के लोग, यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसी लोग स्विट्ज़रलैंड और जाके मलेशिया की बातें ज़्यादा करते हैं। आपने कहा ना, तो हमने मुसख्खर करना है, ये बात सही है। अब मुसख्खर से याद आया कि रात को मैं और मनवा साहब कहीं बैठे हुए थे, तो मैंने इनसे कहा कि यार आपने गाशो झील का नाम सुना है? इसने कहा यार किसी से सुना ज़रूर है, तो किसी ने देखा नहीं है, शायद मेरे अलावा या एडवोकेट साहब है मेरे भाई यहाँ पे, इनके अलावा किसी ने शायद नहीं देखा, चाह कर भी नहीं देखा है। तो गिलगित बल्तिस्तान का सबसे खूबसूरत
झील मेरे गांव जगलोट से आगे जाएंगे, चकरकोट से आगे एक गाशो झील है। वो कहते हैं ना, अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है दुनिया को मुसखर करो, लेकिन मुसखर करने के लिए माल नहीं है मेरे और आपके पास, पैसे नहीं है, मूवमेंट नहीं कर सकते, टूर नहीं कर सकते। तो इसी तरह आपका ये कुटवाल लेक आगे, इस किस्म के बड़े लेक्स मौजूद हैं जहां पे हमारा एक्सेस नहीं हुआ है। सिर्फ खान साहब के नोटिस में लाने वाली बात है कि जी फिला जगह में इतने किलोमीटर रोड बनाने के बाद इतनी खूबसूरत जगह है, लेक है, जंगल है, ये है, वो है। आपको खुद पता है, उसने मिनट नहीं लगाना है, कहना है PSDP में डालो, कर दो। अब उसी लेक झील जो है, गाशो झील, जिससे 12 मेगावाट बिजली आपकी पैदा हो सकती है रात को, इनसे और एक और बंदा हमारे दोस्त है, उनसे ये बात भी हुई। एक तरफ से बिजली पैदा हो, दूसरी तरफ से आपके लिए खूबसूरत जगह, इसी तरह कुटवाल लेक है, फिर फंडर में बड़ी बड़ी जगह हैं जो हम अभी आए हैं। हमारे मिनिस्टर साहब बड़े सॉफ्ट सोच वाले हैं, अपना राजा मकबून साहब, नासिर अली खान, उनकी जिम्मेदारी है, लिखे पढ़े हैं। इंशाअल्लाह ताला वो अपनी पूरी एनर्जीज लगा के अपने इस डिपार्टमेंट के थ्रू गिलगित बल्तिस्तान के गुर्बत के खात्मे का सबब बनेगा। हमें तो ये उम्मीद है इंशाअल्लाह। आपने ख़जाने के हवाले से जो सवाल किया, उसमें यकीनन ये सवाल बनता है जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होते हो, जहाँ पे हमारी अपनी रेवेन्यू कलेक्शन बड़ी अच्छी होती हो, तो उस वक्त जाने वाली हुकूमत, आने वाली हुकूमत को कोई तोहफ़ा दे के जाती है या कोई जनाब बोझ दे के जाती है। गिलगित बल्तिस्तान प्राइमरीली ग्रांट इन एड पे चलने वाला सूबा है और हमारी जो टोटल महसूलात हैं उनका हजम जो है वो बताने के काबिल नहीं है। तो इस सूरत में हमारी कोशिश ये है कि जो जिस ग्रांट पे इस सूबे ने चलना है, उस ग्रांट में वफाकी हुकूमत के कानों तक अच्छी तरह से हम अपनी बात, अपनी आवाज़ पहुँचा सकें और वो ग्रांट खातिर खा लेके आएँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह खजाने की सूरत हाल बेहतर होगी। लास्ट में मैं, अच्छा है किसी का सवाल? क्योंकि मैंने खुद भी एक बात, सियासी बात एक करनी है। सर क्या समझते हैं, वो खजाने पर बोझ है या डेवलपमेंट के लिए जरूरी था? अगर जरूरी था तो खवातीन को नजरअंदाज। देखिए, इसमें ख़वातीन ओवरलुक ज़रूर हुई हैं, लेकिन ख़वातीन का जो एक्सपोजर है या ख़वातीन की जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज़ करना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैबिनेट के अंदर ही। असम्बली के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, चूँकि असम्बली ने मुक़न्नना ने अपना काम बेहतर अंदाज में स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर करना है, और जो जमहूरियत और सियासत की रूह में स्टैंडिंग कमेटी, पार्लिमान की ज़बान में स्टैंडिंग कमेटीज़ को असम्बली या ऐवान के आँख और कान कहा जाता है, तो भरपूर नुमाइंदगी मिलेगी उन स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर। और जहाँ तक आपने बात की भारी भरकम बोझ की, इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए जिस अंदाज में हर बंदे ने कंट्रीब्यूट करने का अहद किया हुआ है, और खान साहब ने जिस अंदाज में कहा है कि सादिक और अमीन, तो हम सारे जो हैं वो कोई यकीनन आखिरी तक नहीं रहेंगे। यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, उस बुनियाद पे बहुत सारे हो सकता है रिप्लेस करें एक दूसरे को, हो सकता है अच्छे काम करने वाले परफॉर्मेंस के ऊपर परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। अच्छा, आखिर में मैं एक अहम बात, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान का मेरा जो हल्का जिसका इलेक्शन हुआ और पूरे पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह में ये हल्का बड़ा मशहूर रहा, आप सबको पता है। इस पे मैं आप सबकी इतला के लिए, इस हल्के से मुझे तीनों मकातिब फ़िक्र का वोट मिला। रिजल्ट्स आप खुद उठा के चेक करें, पोलिंग स्टेशंस उठा लें। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फैमिलीज, ट्राइब्स, कौमें, सबका हमें वोट मिला। एक सेकंड के लिए मस्जिद का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। ये सबसे बड़े फ़ख्र की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी के पास कोई सॉलिड प्रूफ है कि मैं किसी मस्जिद के मेहराब के पास गया हूँ, लानत हो उस बंदे के ऊपर, और दिखाए मैं सियासत छोड़ दूंगा। लोगों ने मस्जिदें इस्तेमाल करके आए हैं असेंबली में। शुक्रिया। हमारे पास आज आए जनाब फतहुल्लाह खान साहब से मिनिस्टर इत्तलात, और उसके साथ वज़ीर खजाना जनाब साहब।